देख पा रहे हैं ना? हाँ, दिख रहा है स्क्रीन आपका। ओके, सबसे पहले अरुण सर को प्रणाम, तृप्ति मैम, सीमा मैम को प्रणाम और बाकी जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। छठा दिन हम लोग का है, 2 more days to go। और आज का जो दिन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग एक तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और उस पर डिस्कशन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, और फिर लास्ट में 1-2 ओपन क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि आपके पास एनफ इंफॉर्मेशन हो और ये प्रोजेक्ट एक टेम्पलेट की तरह आपके पास रहे, और बाद में कभी भी आप कोई भी काम करेंगे मशीन लर्निंग से रिलेटेड या किसी भी तरह का, तो इस टेम्पलेट को यूज करके आप फर्दर आगे का भी जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने दिया है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले कभी रिसर्च आर्टिकल पे काम किया है या नहीं किया है, बट मैं सभी को कंसिडर करके मैंने यहाँ तैयार किया है कि प्रोजेक्ट का टाइटल हम लोगों ने रखा है स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम मशीन लर्निंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोजेक्ट। और उसके ठीक नीचे है आपको अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद स्क्रीन में दिख रहा है। स्क्रीन शेयर स्क्रीन अगेन। अभी विजिबल है मैम? यस, हाँ ठीक। ओके, थैंक यू। फिर आपको अपने डिपार्टमेंट का नाम देना है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस हो गया या जिस भी डिपार्टमेंट है, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, एंड देन यू हैव टू पुट योर ईमेल आईडी। फिर आती है बात एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट हम लोग यूजुअली 2 चीज कंसीडर करते हैं, एक होता है टेक्निकल समरी, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में वो यूजुअली हम लोग जो है रिसर्च आर्टिकल जैसे पब्लिश करते हैं पीयर रिव्यू जर्नल्स में, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर्ड क्या होगा कि इस एब्स्ट्रैक्ट में आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाईलाइट करना है, देन आपने कौन सा मेथड यूज किया है डेटा कलेक्शन करने के लिए और फिर एनालिसिस करने के लिए, उसके बाद आपका क्या रिजल्ट्स है, जो मेजर आउटकम्स हैं उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफली डालना है। यदि आप डेटा डाल पाए अच्छी बात है, लेकिन पूरा डेटा डालने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन डेटा है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, एंड फाइनली आपके एनालिसिस के बाद आपका क्या रिकमेंडेशन है। इसको 100 वर्ड से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी। और हम लोग मैं नहीं चाहता हूँ कि चूंकि एक पूरा रिपोर्ट तैयार करना इट टेक्स टाइम, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप बहुत लिखें। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस भी आप यदि लिखते हैं ना हर एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो काफी होता है। पर्पस ये है कि आप ये पूरा मेथड समझें। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई 5 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि आपका जो वर्क है यदि उसको समराइज करना होगा तो आप क्या क्या उस पर फोकस कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ कीवर्ड्स देख करके ही लोग आपके पेपर को समझने या आइडेंटिफाई करें कि अच्छा इस पेपर में या इस रिपोर्ट में इन सब चीजों पे फोकस किया गया है। तो हम लोगों ने क्या क्या फोकस किया, जरूरी नहीं है कि सीधे डायरेक्ट आप जो है आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल है या हेडिंग है
उसी से आप ले। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो मेन हमारा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है। उसके बाद आप जो डेटा आपने यूज किया है तो उस डेटा से भी ले सकते हैं। पोर्टुगीज बैंक ले सकते हैं, या पुर्तगाल जो नाम है कंट्री का वो रख सकते हैं, या और भी जो कॉमन टर्म आपको मिलेगा आपके वर्क में, उससे सिलेक्टेड और जो है यहाँ पे मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स डालने हैं। अब जब ये काम हमारा हो जाएगा, then we will start with the introduction part. इंट्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है और जो कोड लिखा हुआ उसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ है, उसके अलावा वीडियोस आपके पास सारे हैं जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को करना है, एक पैराग्राफ भी काफ़ी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा मेथोडोलॉजी सेक्शन का। तो मेथोडोलॉजी सेक्शन बहुत ही क्रिटिकल होता है किसी भी रिसर्च आर्टिकल को लिखने के लिए, और वो ये डिसाइड करता है, ये बताता है जब आप लिखते हैं कि आपका काम आपने कैसे किया है और क्या वो साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली और मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव में वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क की। मशीन लर्निंग में एक बहुत ही कॉमन चीज है। मशीन लर्निंग में कॉमन चीज क्या है कि हम एक फ्रेमवर्क, एक डिजाइन तैयार करते हैं, पहले वो फ्लो, कि हमारा मशीन लर्निंग का जो मेथड है और जो डेटा एनालाइज करने का जो तरीका होगा, व्हाट वुड बी द स्टेप्स, मेजर स्टेप्स, या हम उसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो हम इसके अंदर डालते हैं। मैंने एक सैंपल आपके लिए तैयार किया है और उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि हम मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है। सो बेसिकली यू विल बी कैप्चरिंग ऑल द स्टेप्स दैट you would do in order to develop your machine learning model, और उसको आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है पिक्टोरियल, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए, और फिर स्टेप वाइज आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फिर मेथोडोलॉजी के अंदर ही जो नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज। हम लोगों ने शुरू में ही बात की थी कि हमने डेटा कलेक्शन कैसे किया, हमने कैसे उसको स्टोर किया। तो किसी भी रिसर्च आर्टिकल का पर्पस होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द वर्क। ये अलग बात है कि रिसर्च एथिक्स में हम बातें कुछ करते हैं, प्रैक्टिस में उतना चीज लोग नहीं करते हैं, बट वी हैव टू स्टिक विद द पॉलिसी। लाइक जो हमारा रिसर्च एथिक्स है वो ये कहता है कि मैंने जो काम किया है, मैं अपने काम को इस तरह से प्रेजेंट करूं कि उस काम को कोई दूसरा प्रोड्यूस कर पाए या उससे फिर एडवांस करे। तो उसके लिए ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ना मेथोडोलॉजी सेक्शन में, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस आपने बताया, और ये ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो दिखाता है कि आपने अपने काम को ऑनेस्टली वर्ल्ड के सामने में या साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने आपने प्रेजेंट किया है, सो दैट दे कैन वैलिडेट। बिकॉज जब आप कहीं पे आर्टिकल सबमिट करते हैं ना, तो वो पीयर रिव्यू में जाता है। बहुत सारे अलग अलग जर्नल्स का के अलग अलग पॉलिसी होते हैं, तो उसमें कहीं पे दो एक्सटर्नल रिव्यूअर्स को भेजा जाता है। मैं तो बहुत सारे जर्नल्स में मैं रिव्यू करता हूँ, तो उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ डिड यू कलेक्ट योर डेटा एंड हाउ डिड यू स्टोर इट, उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा नहीं, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 2 लाइन भी होना चाहिए, 2 सेंटेंस होना चाहिए, 1 पैराग्राफ, दैट्स गुड इनफ, लेकिन खाना पूर्ति नहीं करनी है। फिर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक में हम लोगों ने यूज किया है, तो उसमें पाइथन लाइब्रेरीज जो भी रिक्वायर्ड थी एनालिसिस के लिए, उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ में चर्चा करनी है। इट वुड बी गुड कि आप जितने भी लाइब्रेरीज हैं, इसलिए मैंने सबका लिंक वहाँ दिया हुआ, वेब लिंक, उस लाइब्रेरीज के बारे में 1 या 2 लाइन आप लिखें कि हाँ ये लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी का ये वर्जन इस स्टडी में यूज किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा
कि मैंने कहा था कि जो अभी 3.8 आपने इंस्टॉल किया है ना, तो वो वर्जन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि पाइथन का अलग वर्जन जो है, यदि वर्जन चेंज हो गया और आपने जिस वर्जन में आपने अपना मॉडल डेवलप किया है, तो कंपैटिबिलिटी इश्यू होती है, वो बैकवर्ड कंपैटिबल वो नहीं होता मोस्ट केसेस में, अनलेस एंड अनटिल की कोई चेंजेस नहीं आया हो। तो आप हर एक लाइब्रेरी के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, और उसमें आप यदि उसका वर्जन भी डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, तो सभी लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये पाइथन का इस वर्जन पे काम किया गया है। देन ये हम लोग तो जान ही रहे हैं कि देन वी विल टॉक अबाउट डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो हम लोग अभी तक जो देखते आ रहे हैं, उसमें आप डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया है, उसमें वो सारा चीज आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी आपको ध्यान ये रखिएगा कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यदि आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन यूज किया है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग फॉर एग्जांपल आउटलायर ट्रीटमेंट वाज डन यूजिंग फंक्शन दिस ऑफ पैकेज ए बी एंड सी, और उसका ये वर्जन है। तो वो एक तो है कि लिखते लिखते आपको भी ध्यान में आ जाएगा, याद हो जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर डेटा प्रोसेसिंग स्टेप के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन आपने यूज किया था। सो फॉर एग्जांपल लेटर इफ यू आर एक्सप्लेनिंग योर वर्क टू अ बिगर ऑडियंस, किसी भी ऑडियंस को आप यदि एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको याद होगा कि हाँ मैंने ये फंक्शन यूज किया था, उसमें ये लाइब्रेरी था और वो इस वर्जन का पैकेज था। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गया। फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आपने क्या क्या किया, आपने क्या यूनिवेरिएट एनालिसिस किया, या फिर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होता है मीन मोड मीडियन वो किया, फिर आपने अलग अलग तरह के जो विजुअलाइजेशन किए, बार चार्ट बनाया, पाई चार्ट बनाया, उसके बाद और जो भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है आपने, वो यहाँ लिखेंगे, उसका पर्पस लिखेंगे। हर एक चीज का अपना पर्पस होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है तो हम उसको फॉलो करेंगे और फिर उसी के आधार पे जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा पर्पस होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इसलिए किया मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्यूनेस मेजर करने के लिए, ताकि हमको डेटा का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता चल सके कि डेटा किस तरह का है, वो क्या वो लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो पर्पस भी आपको वहां पर लिखना होगा। फिर आती है बात सिलेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जो मैंने उस समय बताया था, तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत ये करनी होगी कि जिस तरह का डेटा आप यूज कर रहे हैं, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, तो आप थोड़ा सा उस पर सर्च कीजिएगा कि उसमें उस तरह के रिलेटेड डेटा पे मॉडल डेवलप करने के लिए, क्लासिफिकेशन मॉडल डेवलप करने के लिए और कौन कौन सा मेथड या एल्गोरिथम यूज किया गया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने इसकी चर्चा की भी थी कि हम लोग जो एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बस जो मन में आया और अच्छा लग रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत फेमस है तो उसको सेलेक्ट कर दिया, ऐसी बात नहीं है। 2-3 वहां पे हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हम ये बताएंगे कि हाँ ए एल्गोरिथम, बी एल्गोरिथम, सी एल्गोरिथम और फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, ये चारों इसमें यूज किया गया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसलिए पिक किया क्योंकि ये ABC उसके एडवांटेजेस हैं। इफ यू रिमेम्बर इन वन ऑफ द क्लासेस हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा भी की थी शुरुआत में कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों हम सेलेक्ट करते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो वो अब जस्टिफाई करेंगे कि हम लोगों ने रिव्यू किया ABC एल्गोरिथम को, और उसमें ABC में हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जो है वो सेलेक्ट किया मॉडल डेवलपमेंट करने के लिए। और उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में एक ब्रीफ जो है आप इंट्रोडक्शन देंगे। यदि जो इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया है, यदि आप वहां पे इक्वेशन इंसर्ट करते हैं, दैट विल बी गुड। लेकिन
आई एम नॉट श्योर कि आप लोग उस उतना कर पाइएगा कि नहीं अभी, हालांकि आप लोग के पास अभी 2 दिन टाइम है। आज हो गया, कल हो गया और परसों हमारा ग्रेजुएशन डे है, तो 2 दिन टाइम है कि 2 दिन में उतना कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और ये आपके साथ हमेशा रहेगा। ओके, तो हम लोग मेथड हो गया, हाँ ओके, मेथड फिनिश करते हैं पहले, या अभी तक में कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं है चैट बॉक्स में भी, आप आगे बढ़िए। यूएसए में 5 सेकंड्स की थ्योरी चलती है, ये साइलेंस चलता है। यहाँ जब कोई पूछा जाता है एनी क्वेश्चन, कोई ये नहीं बोलेगा यस नो, चुप रहेंगे और 2 से 5 सेकंड के बीच किसी का आंसर नहीं आया इसका मतलब है नो। सो एनीवेज, तो हम लोगों ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सिलेक्शन की बात की। देन बात आती है मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट की। तो उसमें जितने भी स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारा स्टेप्स आप यहाँ पे आपको डालना है। और ये है कि फीचर सिलेक्शन है, तो फीचर सिलेक्शन है तो फर्स्ट फीचर सिलेक्शन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और हमने फीचर सिलेक्शन कैसे किया, बस ये 3 चीज वहां आपको लिखना है। और फीचर सिलेक्शन करने के लिए आपने पाइथन के कौन से पैकेज का इस्तेमाल किया, लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया, उसके बारे में आपको वहां पे बात रखनी है। फिर आता है फीचर इंजीनियरिंग के बारे में। तो फीचर इंजीनियरिंग इफ यू रिमेम्बर, तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो कैटेगरिकल हमारे फीचर्स थे ना, तो कैटेगरिकल फीचर्स को हम लोगों ने डमी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि जितने भी कैटेगरी थे वो इंडिपेंडेंट फीचर हो गए। सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था 21 से और वो 62 के आसपास जो है टोटल फीचर्स में हो गए थे। तो फीचर इंजीनियरिंग उस पोर्शन का जो वो पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था वो इसमें आएगा। इसमें भी वही करेंगे, व्हाट इज फीचर इंजीनियरिंग, then why this is needed, what is the importance, how did we do that, हम लोगों ने कैसे किया, और उसके बाद फिर कौन सा पैकेज हम लोगों ने इस्तेमाल किया। लिखना, राइटिंग इज एन आर्ट एंड इट्स अ प्रैक्टिस। तो एक बार आप शुरू करेंगे और वो धीरे धीरे करते जाएंगे ना, तो एक आपको आदत बनती चली जाएगी। बहुत टीडियस काम होता है लेकिन आपको इंटरेस्ट इसमें डेवलप करना होगा। यदि आप फर्दर आने वाले टाइम में यदि अपना करियर जो है रिसर्च में या एकेडेमिया में आप परस्यू करना चाहते हैं तो दैट्स द मिनिमम। सेकंड क्या है कि इवन इंडस्ट्री में अभी ये ट्रेंड हो गया है कि मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, हालांकि इन जनरल मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग पीएचडीज को बहुत ज्यादा जो है प्रेफर करते हैं। आईटी में मैंने देखा है रिसेंट ईयर्स में कि पीएचडीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, और यदि आपके पब्लिकेशंस हैं तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। और वो तभी होगा जब आप उसको लिखिएगा, तो कंटिन्यूसली आप लिखते जाइएगा ना, तो वो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। सो यू हैव टू डू इट। फिर आता है हमारा इम्बैलेंस डेटा ट्रीटमेंट का। सेम चीज है, व्हाट इज इम्बैलेंस डेटा, हाउ वी ट्रीट इम्बैलेंस डेटा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरा मेथड बताएं कि इतने तरह के मेथड्स होते हैं। मैंने आपको ओपन छोड़ा हुआ है कि आप अपना जो भी कन्वीनियंट आपको लगता है विद इन द टाइम फ्रेम यू कैन डू इट, यू कैन, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर कि हमने इम्बैलेंस डेटा ट्रीटमेंट कैसे किया, स्मूथ मेथड यूज किया गया है, उसके बारे में बताएंगे। देन कौन सा पैकेज हुआ। सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो 4 से 5 सेंटेंस भी आप हर एक सेक्शन में लिखते हैं ना, तो दैट विल बी गुड इनफ। फिर आती है बात ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन डेटा स्प्लिट की। चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेशन डेटा नहीं लिया है, तो वो आप एक जस्टिफाई वहां पे लिख सकते हैं कि इन नॉर्मल केस यूजुअली इफ वी हैव अ बिग डेटा सेट एंड इफ वी हैव अ चॉइस ऑफ एल्गोरिथम, कि हमने ऐसा एल्गोरिथम सेलेक्ट किया है जिसके हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम ट्यून कर सकते हैं, वैसे केसेस में
वैलिडेशन डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, बट हाउएवर हमारे पास डेटा सैंपल जो है बहुत बड़ा नहीं है और हम लोगों ने सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल डेवलप किया है। सो वी डिड नॉट नीड, हम लोगों को आवश्यकता नहीं थी कि हम लोगों को वैलिडेशन टेस्ट डेटा की जरूरत पड़े। तो हम लोगों ने ट्रेन किया एंड देन वी टेस्टेड ऑन टेस्ट डेटा। और फिर सेम चीज है रेशियो के बारे में कि कितना रेशियो होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए, 80-20 होना चाहिए, 75-25 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है, रिकॉर्डेड भी है। तो उसके बारे में आप जो है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आप जब ये लिखिएगा कि आपका डेटा स्प्लिट 80-20 था, तो क्वेश्चन आएगा ना कि आपने 80-20 कैसे, आपने, ये एक मेथड है, सो हाउ डिड यू डिसाइड इट, डू यू हैव एनी रेफरेंस, तो आपको वहां पर रेफरेंस डालना होगा। रेफरेंस के बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। देन इट्स कम टू मॉडल ट्रेनिंग, तो उसके बारे में भी सेम चीज आपको फॉलो करना है कि मॉडल ट्रेनिंग जो है आपने कैसे किया, और यदि मॉडल ट्रेनिंग में ये हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उस पूरे पैरामीटर्स का डिटेल्स यहाँ पे लिखना होगा, वो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो मॉडल डेवलपमेंट की बात हो गई, देन आती है बात वैलिडेशन की। कल का पूरा दिन हम लोगों ने डेडिकेट किया था मॉडल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को लेकर के, और आज इस स्लाइड को बनाने के चक्कर में मैंने कल के इस स्लाइड को एडिट कर दिया और पुराना गायब हो गया सब। So, मुझे फिर से कभी उसकी जरूरत पड़ेगी तो आई हैव टू रिक्रिएट इट, डे 5 का स्लाइड। एनीवे, तो इसमें जितने भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, और मैंने कहा था कि बहुत सारा है, बट हम लोग को हर एक नहीं चाहिए, हम लोग को जो बहुत ही कॉमन है, यूजफुल है, और जो मस्ट हैव, जिसको हम कह सकते हैं कि वो चाहिए ही चाहिए, तो वो सारे हम लोगों ने मैट्रिक्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। उसमें एक्यूरेसी है, बाकी ट्रू पॉजिटिव है, और ये सारा कुछ है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें दो चीज का ध्यान रखना है। पहला कि उसको डिफाइन करना है, एक्यूरेसी क्या होता है। दूसरा उसका इक्वेशन डालना है। ये मैं इनकरेज करूंगा कि आप लोग ये कीजिए, क्योंकि इस तरह से ना आपके पास वो एक बहुत बेहतरीन टेम्पलेट तैयार हो जाएगा, और फ्यूचर में यदि आप काम कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। और वो एक तरह से आपका नोट्स भी हो गया कि ये तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बदलने वाला है नहीं, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ ही बदलेंगे, कुछ ही परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेंज हो गया, बाकी क्लासिफिकेशन कोई भी एल्गोरिथम आप लीजिएगा ये कैलकुलेट करना ही होगा। तो एटलीस्ट इस पूरे प्रोसेस में, और ये जो है फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग, इम्बैलेंस डेटा ट्रीटमेंट, ट्रेन टेस्ट, ये कॉमन है हर एक मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट में, तो ये भी नहीं बदलने वाला है, सिर्फ उसमें किस तरह का मेथड आपने यूज किया है वो बदल सकता है। सो दिस विल बिकम लाइक अ रेडी रेकनर, आपके पास एक डिक्शनरी टाइप का हो जाएगा जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, और 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, तो फिर एक तरह से रेफरेंस में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें देना है डेफिनेशन कि एक्यूरेसी क्या होता है। देन विल टॉक अबाउट द इक्वेशन। इक्वेशन वहां पे आप देंगे कि एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ एक्यूरेसी जुपिटर नोटबुक में जो आपने कैलकुलेट किया है उसमें आपने कौन सा फंक्शन यूज किया है, वो फंक्शन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और लाइब्रेरी का जो भी पैकेज था उसके बारे में। तो क्या हो गया, एक डेफिनेशन हो गया, एक पूजा कुमारी नहीं, पावर पॉइंट पे नहीं बनाना है। गुड क्वेश्चन, आई विल गिव यू अ टेम्पलेट आई हैव क्रिएटेड। मैंने एक टेम्पलेट बनाया आप लोगों के लिए वर्ड फाइल में। पावर पॉइंट पे मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सब लोग पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग वर्ड फाइल में बनाएंगे।
ओके, सो डेफिनेशन, इक्वेशन, उसके बाद कौन सा फंक्शन पाइथन में यूज किया, कौन सा लाइब्रेरी यूज किया, ये 4 चीज हम लोग को इन सब के बारे में देना है, हर एक को डिफाइन करना है। और मुझे लगता है ये हर एक चीज हम लोग जो है कल हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो वीडियो आपके पास होगा ही, आप देखेंगे, उससे रेफरेंस लेंगे, और यू आर फ्री टू टेक रेफरेंसेस फ्रॉम एनीवेयर यू वांट, उसके बारे में भी ब्रीफ में चर्चा करेंगे। सो वैलिडेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पर। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन बहुत ही क्रूशियल होता है। मैंने कल भी कहा था कि लोग मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैं देखता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ या फिर रिव्यू करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि डेटा एनालाइज किया गया और उसको बस एज इज जो है वहां पे रख दिया गया। सो रिजल्ट प्रेजेंट करना और फिर उसको डिस्कस करना इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और मैं भी सीख रहा हूँ, ओवर द पीरियड मैंने सीखा है। पहला पब्लिकेशन मैंने किया था 2011 में यूएस आने के बाद। उससे पहले मेरे पास जो है फर्स्ट ऑथर में पब्लिकेशन नहीं था। तो उस समय से आज 10 साल होने जा रहा है लगभग। 2010 में आया था यहाँ पे मैं। उस समय से मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस बीच में जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इज वेरी क्रिटिकल। ये आपको बताएगा कि आपका क्वालिटी क्या है आपके काम का। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा एनालाइज किया, आपने उसको एज इज टेबल बना के डाल दिया, ग्राफ बना के डाल दिया, लेकिन आप यदि उस टेबल और ग्राफ को इंटरप्रेट नहीं करते हैं तो फिर वो तो कोई भी कर सकता है ना। और जब हम इंटरप्रेट करते हैं और जब हम डिस्कशन में जाते हैं, डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्कशन में हमारा पर्पस क्या है रिसर्च करने का। कोई भी, बाय द वे मैं रिसर्च पे क्लास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पर्पस क्या है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का, ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो डिस्कशन का पर्पस है कि हम ये बताएं कि हमने या तो ये पहली दफे हम कर रहे हैं, या ये ऑलरेडी कहीं स्टडी हो चुका है और उसके भी रिजल्ट्स इस तरह के आए थे, तो हम लिखेंगे वहां पे कि मिस्टर एक्स ने भी इस तरह का जो है स्टडी किया था और वो हम लोगों के हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। तो किसी भी रिसर्च का अल्टीमेट पर्पस होता है साइंस को एडवांस करना, आगे बढ़ाना, और वो डिस्कशन में हम कैप्चर करते हैं कि वी आर प्रपोजिंग अ न्यू हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन आवर स्टडी, और वी आर सपोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस, कि एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, या ये हमारा जो आउटकम आया है वो पहले के स्टडी से जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और प्रोबेबली ये रीजन हो सकता है उसका। तो उस तरह से हम करते हैं। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट दैट लेवल। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अच्छे से रिजल्ट को प्रेजेंट कीजिए वहां पे। यदि टेबल है कहीं भी तो टेबल कीजिए, आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ कीजिए। और मैंने इधर नोट में दिया हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और टेबल हो गया, ग्राफ हो गया, वो हर एक को ढंग से आप प्रेजेंट कीजिए, और फिर उसके बारे में 1 या 2 लाइन आप लिखिए। और वो कोशिश कीजिए कि जो टेबल में है वो रिपीटेड नहीं हो। मैं उसका एक ट्रिक से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि टेबल में नंबर्स दिया हुआ है, तो जब आप इंटरप्रेट करें ना, तो आप उसको परसेंट में इंटरप्रेट करें। जरूरी नहीं है कि आप जो टेबल में है वही नंबर उतार दिए वहां पे, तो फिर दोनों चीज का फिर पर्पस नहीं है। या तो आप कंटेंट में लिख दीजिए या टेबल में डेटा रहने दीजिए। तो कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं अभी होगा दैट्स ओके, बट आपको 2-2, 3-3 सेंटेंसेस जो है उसमें लिखने हैं। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। सो कंक्लूजन इज अगेन, हम लोग को वो रिपीट नहीं करना है। जो हमने रिजल्ट में लिखा वो रिपीट नहीं होना। ये पूरा एक तरह से स्टडी के बाद वो पूरा जिस्ट होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा
यूनिक हो, यूनिक इन द सेंस कि वो आपने पहले उस तरह के सेंटेंस आपने रिजल्ट डिस्कशन में या कहीं पर भी आपने नहीं यूज किया है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट में लिखे हैं वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाए। तो कंक्लूड करना है कि हाँ पर्पस क्या था, कि सब्सक्रिप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम जहां से शुरुआत करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, एंड जो है उसको जस्टिफाई करना चाहिए। जहां शुरू के जो पर्पस था, तो हमारा जो आउटकम होगा उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कोशिश कर रहे थे वहां पर जो है फॉर एग्जाम्पल हाथी की मूर्ति बनाने का हमारा टारगेट था और बनते बनते घोड़ा बन गया वो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सो द ऑब्जेक्टिव एंड द आउटकम शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट। तो कंक्लूजन में हम उस तरह से हम लिखेंगे, और इसमें भी ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक पैराग्राफ भी आप लिखते हैं तो काफी है उतना अभी के लिए फिलहाल। और बाकी चीजें जो है जैसे एक्नॉलेजमेंट हो गया, तो एक्नॉलेजमेंट जो है एक चीज मुझे लगता है 2013 में मैं गया था, तो वहाँ EWM में मैंने क्लास भी लिया था, एक आर्टिकल पे और प्लेजरिज्म पे मैंने क्लास लिया था कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं और उसके बाद प्लेजरिज्म क्या होता है उसके बारे में। आई होप कि आप लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। रिसर्च में, और रिसर्च छोड़िए, जनरल लाइफ में मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ऑनेस्ट रहना सबसे आसान होता है, सच बोलना सबसे आसान होता है। तो रिसर्च भी जो हमारा होता है ना, यदि वो हमारा रिसर्च जो मिला हम वो उसको एज इज हम रख रहे हैं, और जिसने जिसने सपोर्ट किया यदि हम उसको उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। तो आपको एक्नॉलेजमेंट में उन सभी लोगों को एक्नॉलेज करना है जिनसे आपको हेल्प मिला है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना होगा। हेल्प तो बहुत लोगों से मिलता है, लेकिन हम सबका नाम यदि देने लगेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, वो लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मुख्य है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा और आपने अपने एक फ्रेंड से कहा कि तू मेरा रिव्यू कर दो पेपर कि कैसा है, तो उस आपके फ्रेंड ने उस पूरे पेपर को पढ़ा, रिव्यू किया, उन्होंने आपको कुछ कमेंट दिया और देन यू इनकॉर्पोरेटेड दोज कमेंट्स। तो वो सिग्निफिकेंट वहां पे आपको कंट्रीब्यूशन हो गया उनका, तो उनको आप एक्नॉलेज कर दिया, उनको ऑथर नहीं बना सकते आप। दूसरा हो गया कि आपने लिखा, ठीक है इंग्लिश आपकी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, दैट्स ओके, और हो सकता है कि आप इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो आपने किसी से हेल्प लिया कि प्रूफ रीड कर दो या एडिट कर दो इंग्लिश में अच्छे से, तो वो भी आपको वहाँ, ऐसा नहीं कि किसी से करवा लिए और हम अच्छे बन गए हैं और वहां पे हमने उसका नाम नहीं दिया है, वो भी गलत है। तो जिनसे आपने रिव्यू में हेल्प लिया, जिनसे आपने एडिट कराने में हेल्प लिया, तो उनको आप एक्नॉलेज वहां पे कीजिए, वो प्रॉपर वहां पे उनका नाम दे करके, और इस पर्पज से किया तो थैंक्स वहां पे अपना करना है। फिर आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो मैंने एक टर्म यूज किया था प्लेजरिज्म के बारे में, रेफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू ए बी एंड सी, ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा जो हमारा प्रोड्यूस किया हुआ नहीं है, या कोई भी ऐसा टर्म जो हम पहली बार नहीं कह रहे हैं, यदि हम यूज करते हैं और कहीं से हम या तो इंस्पायर्ड हुए हैं या किसी पर्टिकुलर आर्टिकल, ब्लॉग्स, बुक्स या बुक चैप्टर, कहीं से भी हम यदि उसको लेते हैं ना, तो हमको उसको साइट करना होता है। और साइट करने का मतलब है कि हम उस सोर्स को अपने टेक्स्ट में लिखते हैं कि ये सेक्शन जो है इस सोर्स से लिया गया है, और उसका डिटेल, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, उतना तो भी हम लोग नहीं कैप्चर कर सकते हैं। और रेफरेंस में पूरा लिस्ट हम रेफरेंस कर सकते हैं, हम लोग करना है, कर नहीं सकते, करना है। और इसीलिए मैंने रेड में दिया है जिसको दिस इज मस्ट, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है।
यदि आप लोग सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें वो क्लियर है, नीचे का सेक्शन वो बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें ये सारी चीजें हैं प्लेजरिज्म को लेकर के। और मैं बस रिपीट कर रहा हूँ कि राइट इन योर वर्ड्स, जैसे आता है अपने शब्द में लिखिए आप। उससे क्या होगा ना, आपको याद होगा कि मैंने बोला था शुरू में फर्स्ट डे कि जो डेफिनेशन होते हैं वो डेफिनेशन आप अपना बनाइए, अपने हिसाब से लिखिए। यदि कोई टॉपिक है तो यदि सब लोग एक ही याद करके जाएंगे किताब का डेफिनेशन तो सबका आंसर एक ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक वर्ड का जो है, जैसे सिनोनिम्स हम यूज करते हैं, तो उसी तरह से आप समझिए और अपने अपने वर्ड में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो वो यहाँ पे आपको करना है। रेफरेंसेस शुड बी साइटेड प्रॉपरली यूजिंग एंड नोट। एंड नोट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को है, आप लोगों के पास है या नहीं है, बट मैं मैम से शेयर करूंगा और मैम से आप लोग जो है ले लेंगे। वो मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, इंटेंशनली कर रहा हूँ कि इस बहाने आप लोग साइटेशन करना भी सीखिएगा। और ये एंड नोट मैं इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि इसमें आपको फिर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर यूज करके अपने पेपर में आप साइट करेंगे। और पेपर अलग अलग जर्नल में फ्यूचर में क्या होता है कि सबका साइटेशन स्टाइल अलग अलग होता है, तो आपको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप भूलिएगा नहीं, मिस नहीं कीजिएगा। जो आप पेपर में साइट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है लिस्ट हो जाएगा। वो मैं दिखाऊंगा अभी क्विकली। और रेफरेंस के लिए आर्टिकल्स, बुक्स, बुक चैप्टर, ब्लॉग्स और वेबसाइट, जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है आप फ्री हैं तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पेपर में डालने के लिए। टेबल्स और फिगर्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि इट शुड बी देयर, बट इट शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड। लेबल होना चाहिए और उसका नंबर होना चाहिए, यानी टेबल नंबर 1 और उसका टेबल का टाइटल होना चाहिए, फिर फिगर नंबर 1 और फिगर का टाइटल होना चाहिए। और ध्यान हमेशा रखिएगा कि जो हम चार्ट बनाते हैं तो चार्ट में जो एक्स वाई एक्सिस होता है प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए, वो सारा चीज ध्यान में रखिएगा। और ये तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया है कि each table and figure should be interpreted in at least in 2 sentences। तो इतनी सारी चीजें हम लोग को करनी है। नाउ ओपन फॉर क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन, गुड। ओके, अब आगे हम लोग को क्या करना है वो मैं दिखाता हूं। ओके, गुड, थैंक यू। क्वेश्चन दो ही सिचुएशन में नहीं आते हैं, या तो वो हम आत्मसात कर लेते हैं या फिर चला जाता है वो, या फिर सुनते ही नहीं है। बट आई एम गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन। यस, आई विल शो यू। ओके, तो ये मैंने आप लोगों के लिए टेम्पलेट बनाया हुआ है, ठीक। ये मैं आपसे शेयर करूंगा, इसी को आप यूज करेंगे और सिर्फ आपको जा करके यहाँ पे अपना जो भी है टाइप करना है। यहाँ जाएंगे मेथोडोलॉजी फ्रेमवर्क में जाएंगे आप। ये सारा चीज हेडिंग वगैरह वो मैंने सेट करके रखा हुआ है, सो डोंट टच इट। एंटर कीजिए और वहां पर आप जो भी लिखना है आप अपना सेंटेंस लिखिएगा वहां पे, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा ना एंड नोट के बारे में, we still have 15 minutes, I'll quickly touch. So for example, ओके, हम जाते हैं पाइथन लाइब्रेरीज में, ठीक, और हम साइकिक लर्न के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, हम गए यहां से
गूगल स्कॉलर में, और यहाँ हमने टाइप किया साइकिक-लर्न। ओके, मान के चलिए साइकिक-लर्न मशीन लर्निंग इन पाइथन फॉर एग्जाम्पल, यही एक्चुअली में है जिसको कि हमको साइट करना है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ हर एक डिफरेंट टाइप का साइटेशन स्टाइल आ जाएगा। MLA है, APA है, चिकागो है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है। और हम लोगों को यूज करना है कौन सा, एंड नोट। तो सीधे हम लोग ये इस पे सिलेक्ट करने की आवश्यकता यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, आप एंड नोट पे क्लिक कीजिए और ओके, और जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मान लीजिए हमने दे दिया ऑथर का नाम पेड्रेगोसा 2011। ये हमने यहाँ पे सेव किया, देन हमने इसको ओपन किया। अब ये एंड नोट ओपन करेगा, ठीक है। There you go, आपने सेलेक्ट किया। तरीका दोनों ही है, यहाँ आप देखेंगे ये ऑप्शन इंसर्ट करने का है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ आते हैं। अब यहाँ हमको इसको साइट करना है, तो यहाँ हमारा कर्सर है। जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिक एंड नोट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ आप जाइए इंसर्ट साइटेशन एंड इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन, यहाँ पे आपने इंसर्ट किया, आ गया ये यहाँ पे। और यहाँ जो है ड्रॉप डाउन में वो साइटेशन स्टाइल है, तो अभी ये सिलेक्टेड है चिकागो 16th ऑथर डेट। अब मान लीजिए इसको ऑथर डेट में चेंज करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है करना। और यहाँ करने के बाद अब आप आइए नीचे, यहाँ देखिए यहाँ ऑलरेडी वो लिस्ट हो गया रेफरेंस, तो इसको हमको बस इतना ही करना है। अब जितना आप साइट करते जाइएगा, आप टेक्स्ट में साइट कीजिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्ट होता चला जाएगा। यहाँ आई थिंक इसके लिए बस इतना ही है। और हाँ, मैंने एंड नोट के बारे में किया है, तो एंड नोट मैंने जिप में करके रखा हुआ, मैम से मैं शेयर करूंगा, मैम शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। और एनी क्वेश्चन? Yes, we have to write all 7 libraries. That is correct. How many reference should be given in any project article? Any general question नहीं करते हैं, इसमें जहां से भी आप रेफरेंस ले रहे हैं, अभी है सीखने का पर्पस है, जहां से भी आप रेफरेंस ले रहे हैं उस रेफरेंस को साइट करना है। आर्टिकल अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ रेफरेंसेस हम सिलेक्ट करते हैं। रिव्यू के लिए बहुत सारे 100+ चाहिए होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल रेगुलर आर्टिकल के लिए, रिसर्च आर्टिकल्स के लिए जो है वो 50 से भी काम चल जाता है, कुछ लोग ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाएंगे, यस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाएंगे, लेकिन आपका जो जुपिटर नोटबुक है वो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। जो वो मैंने उसमें बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट किया है, कुछ लोगों ने किया है। मैंने कहा था कि वहाँ पे नोट कमेंट लिखने के लिए, ठीक है, वही कमेंट आपको
काम आएगा यहाँ वर्ड में, तो 2 जगह मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वहां यदि कमेंट अभी तक लिख लिए हैं तो वही कमेंट यहाँ आप यूज कर सकते हैं। ये सारा रेफरेंस ऑटोमेटिक कैसे आ जाएगा? ओके, सो मैंने अभी दिखाया ना आपको, जस्ट सेकंड। हम यहाँ जाएंगे scholar.google.com में, और वहां पर जिस भी लाइब्रेरी के बारे में, टॉपिक के बारे में हमको रेफरेंस ढूंढना है, यहाँ हम टाइप करेंगे और यहाँ आ गया scikit-learn मशीन लर्निंग इन पाइथन, और यहाँ ऑप्शन है साइटेशन के लिए साइट। ठीक है, यहाँ हम क्लिक करें और यहाँ एंड नोट पे है, एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी मैंने पहले दिखा दिया है, वो रिकॉर्डेड होगा, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। और यदि फिर कहीं पर अटकिएगा देन पिंग मी ऑन टेलीग्राम, मैं फिर बताऊंगा। अच्छा, हाँ, तो वो तो मैंने पहले ही कहा हुआ है ना कि यदि मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि मुझे एक बहुत ही बेहतरीन असाइनमेंट मिला है जो हैंड रिटेन है, और वही जिनके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है उनको हैंड रिटेन करना है ये सारा चीज। और चूंकि एक मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, सो आई नो यू कैन डू इट। जिनके पास भी नहीं है आप उसको हैंड रिटेन करके ही आप वो सबमिट कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल वाले स्टूडेंट क्या करेंगे? मोबाइल वाले स्टूडेंट भी वही करेंगे जो बिना लैपटॉप वाले करेंगे। आपको भी यदि मोबाइल ही है तो मोबाइल, आई मीन ऑब्वियसली मोबाइल है तो मोबाइल पे आप देखेंगे वीडियो, और उसके बाद अपने नोटबुक में ये सारा चीज आप बनाएंगे। जो भी कॉपी है ना उसमें आप बनाएंगे। शो द असाइनमेंट, असाइनमेंट में शेयर कर रहा हूँ, ये आपके पास में, ये आपके पास होगा ये वर्ड फाइल, इसी में बनाना है, सो डोंट वरी। हाँ, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि पीसी और लैपटॉप। एक चीज मैं कहूँगा कि रिसोर्सेज कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। यदि हम ठान लेते हैं करने के लिए ना, तो वो कांस्टेंट नहीं होता है। अभी हमारे पास लैपटॉप नहीं है, मान लीजिए रहता भी यदि किसी कारण से नहीं चल रहा होता तो हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। पहले कौन सा लैपटॉप हम लोग को होता था? तो आप कोशिश कीजिए, और वो ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी चीज लिखने से ना वो ज्यादा याद रहता है। अच्छा, हम लोग के पास अब 7 मिनट और है। आई थिंक कैप्चर ऑल द क्वेश्चंस। Okay, I think I have answered all the questions. Okay, thank you. So, इसमें जो मेरे लिए जो आप लोग को आज शेयर करना है वो है, ये नोटबुक में शेयर करूंगा एज इज। इसको जितना खूबसूरत आप बना सकते हैं टोटली आपके ऊपर है, कमेंट करके या जो भी है। और ओके ओके ओके, वन मोर थिंग, एक तो बच ही गया, सॉरी। हाँ, दिस इज ऑप्शनल, बट मैंने इसमें ये क्या है कि ये ऑप्शनल है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इफ यू कैन डू दैट, दैट विल बी रियली ग्रेट। एक जो मैंने बताया था मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क के बारे में, तो मैंने जस्ट एक इंडिकेशन के लिए एक मैंने डिजाइन आपके लिए तैयार किया। You are more than welcome to create one methodological framework for yourself. और PowerPoint में है यहाँ पे, और जो नोटबुक में बनाएंगे नोटबुक में भी एक फ्लो डायग्राम आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको स्टैट्स मॉडल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है अभी प्रोजेक्ट के लिए।
लेकिन आप उसको भी कैप्चर, लेकिन वो ऑलरेडी नोटबुक में है, तो यदि उसको कैप्चर करना चाहिएगा तो वो एडिशनल, वो ऑप्शनल है, तो वो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यदि पूरा चीज लिखेंगे ना तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मशीन लर्निंग का पोर्शन जो है एंड टू एंड आप कवर करें, तो कम से कम एक पूरी की पूरी एक स्टोरी आपके पास वो रहे, वो क्लियर रहे वो। बट इफ यू वांट और आपके पास टाइम है, मोटिवेशन है, तो ये दोनों काम आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यहाँ उसको ब्राउनी पॉइंट्स बोलते हैं, जो हम लोग हिंदी में बोलेंगे कि वो सराहनीय कार्य होगा वो, यदि आप करेंगे तो ये दोनों चीज। ओके, वी हैव 4 minutes एंड वी हैव 2 ओपन क्वेश्चंस। मैं उसको क्विकली टच करना चाहूंगा। उसमें से ओके, यू गॉट योर अटेंडेंस लिंक। ओके, उसमें से एक क्वेश्चन था, मैंने 2 पेपर कल शेयर किए थे। एक पेपर था जो प्योर स्टैटिस्टिक्स पे था, और एक पेपर था जो स्टैटिस्टिक्स के अलावा मशीन लर्निंग था। अलग अलग ढंग के मशीन लर्निंग मॉडल्स मैंने उसमें बनाए थे। उसमें एक क्वेश्चन था कि स्टेप वाइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल और बैकवर्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो है, मैंने ये बताया था कि जो हम फीचर का सिलेक्शन करते हैं उसके बहुत मेथड्स हैं, और उसमें कोरिलेशन बेस्ड हो गया या फिर और भी अलग अलग तरह के मेथड हैं। उसमें एक मेथड हमारा होता है जो बहुत ही कॉमन है, पॉपुलर है, उसको बोलते हैं स्टेप वाइज। स्टेप वाइज का मतलब है कि स्टेप यानी 1 स्टेप एट ए टाइम। 1 स्टेप एट ए टाइम का मतलब यहाँ पर है कि जब हम मॉडल डेवलप करते हैं तो हम फीचर का सिलेक्शन जो है, एक फीचर सिलेक्शन, एक फीचर ऐड करते हैं मॉडल में, फिर देखते हैं कि वो मॉडल हमारा कैसा है, वो हमारे नल मॉडल से बेटर है या नहीं है। तो वो जो मेथड यूज किया जाता है एल्गोरिथम में, तो वो मेथड ऑटोमेटिकली 1 by 1 फीचर सेलेक्ट करता है और वो देखता है कि वो मॉडल का कैसा डेवलप हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और सिर्फ वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, और सिग्निफिकेंस वो तय किया जाता है बेस्ड ऑन उसका जो अल्फा हम सेट किए। मान लीजिए अल्फा हमने सेट किया 0.05, तो यदि p वैल्यू 0.05 से लेस है तो वो सिग्निफिकेंट हुआ, और उसी को सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फीचर्स को मॉडल कंटेन करेगा। और जब अंत में जो मॉडल पूरा फाइनल मॉडल प्रोड्यूस होगा तो उसमें सारे के सारे फीचर्स आपको सिग्निफिकेंट दिखेंगे। और उसी को हम बोलते हैं स्टेप वाइज, कि 1 at a time, 1 feature, then we see the model and the performance, then और फीचर्स उसमें ऐड किया गया और उसमें देखा गया कि मॉडल में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एडेड फीचर जो हमारा है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो ये हो गया स्टेप वाइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल मेथड। दूसरा हम लोग जानते हैं कि बैकवर्ड जो होता है सिलेक्शन, वो बैकवर्ड सिलेक्शन का मतलब है कि हम पीछे से शुरू करते हैं, यानी कि हम जितना फीचर्स है उस सभी फीचर्स को एक ही साथ मॉडल में ऐड करते हैं, और मॉडल में ऐड करने के बाद आप देखे होंगे कि जो BIC एक पैरामीटर होता है, उस BIC के बेसिस पे जो नॉन सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं उसको नीचे जो है उसको ड्रॉप करते चला जाता है वो एल्गोरिदम। यानी हम एक केस में स्टेप वाइज में 1 फीचर एट ए टाइम, और बैकवर्ड सिलेक्शन में हम सारे के सारे फीचर्स को एक साथ लेते हैं, और उसके बाद 1 by 1 उसमें से जो उसमें से हम 1 by 1 फीचर जो है वो ड्रॉप करते जाते हैं तब तक जब तक कि हमको ये नहीं लगता है कि अब इससे बेहतर हमारा मॉडल नहीं हो सकता है। उसमें पेपर देखिएगा, वो पेपर है आपको जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जो पब्लिश पेपर है, उसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि स्टेप वाइज में सिर्फ सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, और बैकवर्ड मेथड में उसमें 2 जो है नॉन सिग्निफिकेंट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 2 नॉन सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं जी, 2 नॉन सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं। कारण क्या है?
यदि आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो फीचर का सिलेक्शन हम करते हैं तो वो हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे भी करते हैं, और दूसरा हम डोमेन नॉलेज पे भी करते हैं। यदि हम कोई भी डेटा जो हेल्थ सेक्टर का है, फॉर एग्जांपल अभी कोविड की बात चल रही है, तो उसमें बहुत सारे नए नए इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि जिसको क्रॉनिक जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी पैरामीटर्स होगा या फीचर्स होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, भले ही उसका सिग्निफिकेंस मॉडल में आए या नहीं आए, बट डॉक्टर या फिर हेल्थ वर्कर्स वो जानते हैं कि हाँ इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो डोमेन नॉलेज के बेसिस पे जिस फीचर का इम्पोर्टेंस हमको दिखता है वो हम ऐड करते हैं। तो ये जो बैकवर्ड वाले में क्या है कि ऑल्दो हमारे पास दो ऐसे फीचर्स हैं जो नॉन सिग्निफिकेंट है मॉडल में, लेकिन वो मॉडल को यूजफुल बनाते हैं और वो मॉडल को बेटर बनाते हैं। मॉडल का मतलब सिर्फ एक्यूरेट होना नहीं है, मॉडल का मतलब होता है मीनिंगफुल मॉडल होना चाहिए, कि आप उस इंफॉर्मेशन को ले करके आप अपने मॉडल को मीनिंगफुली आप कहीं पर भी इंटरप्रेट कर सकें। तो ये हो गया। उसमें एक चीज और था, वो पैकेज के बारे में था, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम हो गया है तो हम लोग कल उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। और किसी